तो राजस्थान को मुख्य रूप से कितने 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर विभाजन किया गया है। राजस्थान का कितना है 10। तो राजस्थान को जो 10 कृषि जलवायु खंडों में अपन ने विभाजन किया गया है, तो उनका भी आधार वही रखा गया था कि औसत वार्षिक वर्षा, मृदा का प्रकार, फसलों की प्रकृति और औसत तापमान, इन सब के आधार पे अपन ने राजस्थान को कितने 10 भागों में विभाजित किया गया। राजस्थान के जो 10 भाग थे उनको बहुत इजी तरीके से फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, जो पहला था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। फिर उसके बाद में सेकंड ए और सेकंड बी, थर्ड ए और थर्ड बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी, और लास्ट अपना कौन सा रखा गया फिफ्थ। इस प्रकार से तो क्रमांक इनको दे दिए गए 10 भागों के लिए। लेकिन इतना न पहुंचकर आजकल धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ गया, तो अब इनके बारे में पूछता है कि फर्स्ट ए का नाम क्या है, सेकंड ए का नाम क्या है, क्योंकि पहले तो इजी तरीके से रट लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपने को इनके थोड़ा सा डीपली ध्यान में रखना है। तो इनका नामकरण करना भी इजी है। फिर अपने को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ए के अंतर्गत कौन कौन से अपने जिले आते हैं, या इसके अंतर्गत कौन कौन से संस्थान आते हैं। अगर जिले का आपको पता होगा तो संस्थान इजी वे में हो जाएगा। जब आपको पता है कि फर्स्ट ए में अगर जोधपुर आ रहा है, तो जोधपुर में आने वाले जो कृषि संस्थान है, या जोधपुर में आने वाला कोई विशेष इंस्टीट्यूट है, या वहां की भौगोलिक जलवायु में कोई विशेष फल या फसल का उत्पादन होता है, तो वो अपने आप ही अपने को पता चल जाएगा। कि मैं कहूं कि यहां आपसे पूछ लिया जाए कि जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है मंडोर के अंदर, तो वो किस कृषि जलवायु खंड में स्थित है, तो जब अपने को पता है कि जोधपुर किस में आता है, फर्स्ट ए में आता है, तो अपने आप ही अपन उसको क्लियर कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी है। अब यहां अपन बात की जाए तो इसके लिए जैसे ही आप राजस्थान का मैप की बात की जाए तो ये अपना राजस्थान बन जाता है। राजस्थान की बात की जाए यहां, तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग है और ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। ये राजस्थान का कौन सा है पश्चिमी भाग है, और ये राजस्थान का कौन सा है पूर्वी भाग। ये राजस्थान इस प्रकार से अपना जो है दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजस्थान को अरावली पर्वतमाला है जो क्या करती है 2 बराबर भागों में विभाजन करती है। और ये जो अरावली पर्वतमाला 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो इसको एक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहा गया। क्या कहा गया है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर का मतलब 500 mm भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला इस राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाले राजस्थान में 500 mm से क्या होती है कम वर्षा होती है, और नीचे वाला जो भाग है उसमें 500 mm से क्या होती है अधिक वर्षा होती है। तो पहला तो अपने यही क्लियर हो गया कि राजस्थान के जो इस 50 सेंटीमीटर सम वर्षा के नीचे पाए जाने वाले जितने भी जिले आएंगे या जितने भी कृषि जलवायु खंड इसमें आएंगे, उन सब में कभी गलत नहीं करके आना है 500 mm से अधिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा। जब अगर वहां की औसत वार्षिक वर्षा ही अधिक है, तो वहां का तापमान भी क्या होगा कम होगा। तापमान क्या होगा कम होगा। दूसरा, जब अगर वर्षा अधिक है तो वहां की वनस्पति कैसी होगी चौड़ी पत्ते वाली होगी, सदा हरे भरे वन वहां पाए जाएंगे। क्योंकि जहां कम वर्षा रहती है वहां शुष्क वनस्पति पाए जाते हैं, पतझड़ी वन वहां पर पाए जाते हैं, ताकि वो अपनी पत्तियां गिरा के गर्मियों में शुष्क समय के अंदर डोरमेंसी में चले जाए। जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी और पूर्ण रूप से फुटान आ जाएगी। इसीलिए यहां दूसरा ये भी क्लियर हो गया। जब अपने को पता है कि चौड़ी पत्तीदार अगर वृक्ष है, औसत वर्षा अधिक है, तापमान कम है, लंबे समय तक आर्द्रता है, तो वहां की मिट्टी में जरूर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी अधिक होगी। और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर हमेशा ही काली मिट्टी है, बलुई दोमट मृदा है, या और अन्य जो कचारी काली मृदाएं हैं, लाल मृदाएं हैं, ऐसी मिट्टियों का निर्माण होगा। वहां पूर्णतः बलुई रेतीली मृदा नहीं होगी, क्योंकि बलुई रेतीली मृदा हमेशा ज्यादातर कहां बनती है शुष्क क्षेत्रों में बनती है।
कहां पर बनती है? शुष्क क्षेत्रों में बनती है। तो ये भी अपना क्लियर हो जाएगा। अब जो राजस्थान के अपन जो भागों की बात करेंगे तो यहां जो पहला पार्ट आ जाएगा अपना फर्स्ट ए, जिसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? जोधपुर और बाड़मेर। जोधपुर और बाड़मेर ये दो जिले कई बार यहां भी कंफ्यूज कर देते हैं। कहा जाता है कि साहब जोधपुर तो फर्स्ट सी में भी आता है। जोधपुर तो किस में आता है? फर्स्ट सी में भी आता है, लेकिन यहां आंशिक आता है, पूर्ण रूप से नहीं आता है फर्स्ट सी में। और आंशिक का मतलब होता है कि ये जिले कभी चौकोर नहीं है, गोलाकार नहीं, ये तिरछे, कोई पतंगाकार है, कोई गोलाकार है, कोई अंडाकार है, तो उसका कुछ पार्ट टूटकर उनके साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां की भौगोलिक जलवायु परिस्थितियां उसके पास में पाए जाने वाले जो जिले उसके आधार पे, न कि अपना मेन हेडक्वार्टर के आधार पे है। तो इसलिए उस पार्ट को तोड़ के उसके साथ में जोड़ा जरूर गया है कुछ तहसीलों को, जैसे चूरू की भी कुछ तहसीलें जुड़ी हुई है। तो अपन उनको क्या करेंगे? उसी के अंदर वहां सम्मिलित कर देंगे, लेकिन अपने जो मुख्य संस्थान है वो हमेशा एक ही के अंदर है। तो इसीलिए अपने को एक एक जिले को एक जगह ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो जोधपुर और बाड़मेर किस में आ जाते हैं? फर्स्ट ए में। फिर इसके बाद में इस प्रकार से गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों किस में आ जाते हैं? अपना फर्स्ट बी के अंतर्गत, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर उसके बाद में वापस चलते हैं अपन तो यहां से अपना फर्स्ट सी आ जाता है, और फर्स्ट सी में आ जाता है बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। बीकानेर, चूरू और जैसलमेर ये किस में आ जाते हैं? फर्स्ट सी के अंतर्गत। फिर आते हैं यहां बीच के अंदर सेकंड ए, नागौर, झुंझुनू और सीकर। नागौर, झुंझुनू और सीकर। फिर आ जाते हैं यहां सेकंड बी के अंतर्गत, तो सेकंड बी के अंतर्गत आ जाता अपना जालोर, पाली और सिरोही। जालोर, पाली और सिरोही ये किसमें आ जाते हैं? अपने सेकंड बी के अंतर्गत। फिर यहां इस प्रकार से दोनों तरफ काटते हुए बना हुआ अपना थर्ड ए, 50 सेंटीमीटर सम रेखा के दोनों तरफ है ये। तो थर्ड ए के अंदर आ जाता है जयपुर और अजमेर। जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर ये किसमें आ जाते हैं? थर्ड ए में। इससे ऊपर है थर्ड बी, और थर्ड बी के अंतर्गत अपना कौन कौन सा आ जाता है? अलवर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है और धौलपुर है। ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? थर्ड बी में आ जाते हैं। अब अपन यहां दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ते हैं तो यहां अपना आ जाता है फोर्थ ए। फोर्थ ए में जहां जैसे अजमेर गए तो अजमेर से आगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे चित्तौड़, चित्तौड़ से आगे चले तो राजसमंद, और राजसमंद से आगे चले तो वहां कौन आ जाता है? उदयपुर। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर ये अपने किसके अंतर्गत आ जाते हैं? फोर्थ ए के अंतर्गत। फिर आ जाते हैं फोर्थ बी, और फोर्थ बी के अंतर्गत कौन आ जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नया बना हुआ जिला प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ अब यह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब नए जिले से मेरे को याद आ गया कि जब भी अभी 15 नए जिले और बना दिए गए तो इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जयपुर से अगर दूदू टूट के अलग हुआ है तो वो कृषि जलवायु खंड तो थर्ड ए में ही रहेगा। पहले भी किसमें था? थर्ड ए में ही था। नागौर को तोड़कर अगर क्या बनाया गया? डीडवाना कुचाबन बनाया गया, तो वो नागौर में ही रहेंगे। इसलिए अपने को कहीं ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अपने जीके का जो परिदर्श है वो चेंज हो गया। केवल जिले हेडक्वार्टर आपको नाम याद करने पड़ेंगे, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं रहेगी, इसलिए कोई घबराने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ, कोटा, बूंदी, बारां और क्या आ जाता है? झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये किसमें आ जाते हैं? फिफ्थ में आ जाते हैं। ये एक इजी तरीके से अपन ने क्या किया? नाम याद रखने का, सॉरी कौन कौन से जिले किसके अंतर्गत आते हैं ये याद करने का तरीका अपन ने याद कर लिया। लेकिन अब अपन यहां वापस बात करें इसकी
कि यहां अपन इसका नाम कैसे याद किया जाए, क्षेत्रफल कैसे याद किया जाए, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यहां जो फर्स्ट ए है, कौन सा है, फर्स्ट ए है, तो फर्स्ट ए के अंतर्गत अगर बात की जाए, ये पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। तो यहां फर्स्ट ए की बात की जाए तो दिशा कौन सी है, पश्चिमी। बात अपन ने क्या कहा था कि इससे ऊपर है वो सारे के सारे 500 mm से कम वर्षा है, लेकिन यहां की औसत जो वार्षिक वर्षा है इसकी वो कितनी है, 200 से लेकर 350 mm। कितनी है, 200 से 350 mm। इसका मतलब क्या है, शुष्क है। तो इसको नाम क्या देंगे अपन, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र अपन ने इसको नाम दे दिया गया। तो यहां इस आधार पे अपने को कहीं भी नाम याद करने में दिक्कत नहीं आई, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। दूसरा चलते हैं, यहां इस प्रकार से है, इसके अंदर अपना क्या आ गया, हनुमानगढ़। लेकिन इसकी स्थिति देखो, ये उत्तर में भी है तो किसमें है, पश्चिम में भी है। तो पहला तो उत्तरी पश्चिमी शब्द जरूर आएगा, ये भी ध्यान रखना, जो दो दिशाओं में जा रहा है तो दो जगह से नाम आएगा उसका। फिर अगर बात करें औसत वार्षिक वर्षा इसकी कितनी है, 100 से 350 mm। ठीक है, अब यहां इसकी बात करूं मैं कि लगभग इन तीनों की वजह से 200 से 350 mm, 100 से 350 mm और 200 से 350 mm, मतलब वो कुल मिला के बात कहां तक आएगी, 350 mm तक औसत वार्षिक वर्षा इनकी। अब इसके अंतर्गत क्या, उत्तर में भी और पश्चिम में, लेकिन क्या है, इंदिरा गांधी नहर होने की वजह से ये दोनों जिले क्या हैं, पूर्ण रूप से सिंचित है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया पूर्णतः सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यही नाम दिया अपन ने, पूर्णतः सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं यहां से फर्स्ट सी में, और फर्स्ट सी की बात करें तो यहां की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 200 से 350 mm। और यहां इसके अंतर्गत जो बीकानेर, चूरू और जैसलमेर आ गया। यहां पहला तो क्या है, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर आते ही क्या होता है, बहुत ज्यादा सूखा है, तो अति शुष्क क्या आ जाएगा, क्योंकि चूरू का नाम आते ही क्या होता है, दिमाग में गर्मी आ जाती है कई बार, तो ठीक है, पसीने आ जाते हैं, तो अति शुष्क। लेकिन इंदिरा गांधी नहर की वजह से थोड़ा बहुत सिंचित भी है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद में अगर किसी झीलों को पानी दे रही है तो वो जैसलमेर में जा रहा है, कुछ मात्रा में किसमें जा रहा है, बीकानेर में जा रहा है और चूरू में जा रहा है, लेकिन बाड़मेर में नहीं जा रहा है। बाड़मेर में किसका पानी आ रहा है, नर्मदा का। किसका आ रहा है, नर्मदा का। तो यहां अति शुष्क, लघु सिंचित और किस दिशा में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ये नाम अपन दे देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अति शुष्क, लघु सिंचित और उत्तरी मैदानी क्षेत्र। फिर आ जाते हैं यहां अपने सेकंड ए के। यहां औसत वार्षिक वर्षा बढ़ जाएगी तो 350 से 500 mm अपन कर लेंगे, 350 से 500 mm। तो यहां अगर मैं इसकी बात की जाए, 350 से 500 mm औसत वार्षिक वर्षा इसकी अपन ने ली है। सेकंड ए, लेकिन यहां सेकंड ए के अंतर्गत कौन आ रहा है, नागौर है, सीकर है और झुंझुनू है। लेकिन यहां एक बात अपने को देखने को मिल रही है कि इस सेक्टर के अंतर्गत किसी प्रकार से पानी इकट्ठा नहीं होता है, बड़ी झीलों का निर्माण नहीं होता है, नित्यवाही कोई ज्यादा नदियां नहीं है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदी इस सेक्टर में देखने को मिलती है कांतली, सीकर से। लेकिन यहां जो बात करेंगे कि यहां का जो पानी है और मृदा का जो प्रकार है वो इस प्रकार से है कि जितना पानी बारिश का आता है वो पूरा का पूरा धरातल के अंदर समाहित हो जाता है। कहने का मतलब रन ऑफ कम होता है, यहाँ पानी का गमन कम होता है। तो इसीलिए इसको नाम क्या देंगे, अंतःस्थलीय जलोसरण क्षेत्र, अंतःस्थलीय जलोसरण क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इसका नाम याद करने में कहीं दिक्कत नहीं आई। तो इसका नाम अगर याद हो जाता है सेकंड ए का, तो सेम मिलता जुलता नाम भी किसका है, सेकंड बी का, वो 350 से 500 mm के आसपास औसत वार्षिक वर्षा।
इसमें क्या है कि इधर अपना अजमेर से एक नदी निकल के आती है, लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी, जो नागपाड़ से निकलती है। उससे पहले ये मीठी रहती है, बालोतरा से आगे जाते ही खारी हो जाती है, इसको मीठी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं और लूणी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा ये जो नदी है, ये जालोर, सिरोही और जो अपना पाली है, इनके बीच से होकर गुजरती है। इन सेक्टरों में जब बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी सेक्टर, एक प्रकार से पथरीली जमीन है, तो इन सेक्टरों का जो पानी है वो पूरा का पूरा किस में आके गिरता है? लूणी नदी में। तो इस सेक्टर के जल निकास का कार्य कौन कर रही है? लूणी नदी। तो इसीलिए इस सेक्टर को अपन ने नाम क्या दे दिया गया? लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, लूणी रिवर इनलैंड ड्रेनेज जोन, मतलब लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इस सेक्टर का पानी निकालने का कार्य कौन कर रही है? लूणी नदी। तो इसीलिए सीधा सा इसके नामकरण में भी कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं अपने यहां थर्ड ए, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के दोनों तरफ आ रहा है, इसीलिए इसमें क्या है? 500 से 700 mm तक औसत वार्षिक वर्षा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 500 से 700 mm तक। अब यहां तक सारा क्या था? शुष्क था। अब 500 से 700 mm वर्षा आ गई तो अपन शब्द क्या लेंगे? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क से और ज्यादा वर्षा बढ़ जाएगी तो अर्ध आर्द्र, और फिर ज्यादा वर्षा बढ़ जाएगी तो आर्द्र शब्द काम में लेने लग जाएंगे। तो इसको पहला शब्द तो क्या देंगे? अर्ध शुष्क। क्या देंगे? अर्ध शुष्क। दिशा कौन सी है? पूर्वी और मैदानी सेक्टर। कहीं इसके नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है। अर्ध शुष्क, पूर्वी, मैदानी सेक्टर, इस प्रकार से अपन इसका नामकरण कर देंगे। तो इसीलिए कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करें यहां थर्ड बी की, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, नेक्स्ट अलग स्लाइड बनाएंगे अपन। थर्ड बी, यहां नीचे लिख रहा हूं इसका नाम। थर्ड बी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। लेकिन कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियों से अपनी एक नदी निकलती है जिसका उद्गम स्थान है किसका? चंबल का। ये क्या करती है कि यहां अपने एमपी से होते हुए कोटा में प्रवेश करती है, लेकिन बाद में वापस सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, करौली है, इन सेक्टरों में बहते हुए आगे यमुना में मिल जाती है आगरा के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब यहां जब भी चंबल नदी उफान पे होती है तो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन सेक्टरों में बाढ़ की संभावनाएं बन जाती है। और बाढ़ की संभावना बन जाने के कारण इस सेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी सेक्टर। एक तो यह नाम भी आ सकता है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी सेक्टर। और कई बार पूर्वी शब्द नहीं आएगा तो इतना होगा बाढ़ संभावित मैदानी सेक्टर। इसलिए इसको गलत नहीं करना है कि बाढ़ संभावित मैदानी सेक्टर या पूर्व मैदानी सेक्टर भी इसका नाम आ जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों में अपना कौन कौन सा आ जाएगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट जब अपन यहां तक आ गए तो अब बात करते हैं अपने यहां अपना फोर्थ ए की। फोर्थ ए के अंतर्गत अपना क्या आएगा? भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, राजसमंद है और उदयपुर है। यहां औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाएगी तो औसत वार्षिक वर्षा यहां क्या हो जाएगी? फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां तक अपन ने औसत वार्षिक वर्षा कितनी थी? यहां भी कितनी थी? 500 से 700 mm। लेकिन यहां औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो यहां औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो जाएगी? 700 से 900 mm। कितनी हो जाएगी? 700 से 900 mm। तो वहां अगर अर्ध शुष्क था तो यहां शब्द क्या देंगे? अर्ध आर्द्र। यहां शब्द क्या दे देंगे? अर्ध आर्द्र। अब दिशा कौन सी है? दक्षिण में आ गए, क्योंकि ये राजस्थान का कौन सा भाग लिखा था? दक्षिणी, और ये कौन सा था? राजस्थान का उत्तरी। तो अब दक्षिण दिशा में आ गए तो इसको नाम क्या देंगे? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र।
तो इसी वजह से अपने को इसके नामकरण में कहीं भी समस्या नहीं आएगी, इजी तरीके से नाम इसका कर दिया। यहां फिर आगे चले, इस प्रकार से आ गया ये, तो ये आ गया फोर्थ बी। कौन सा आ गया? फोर्थ बी आ गया। फोर्थ बी की बात करें तो यहां औसत वार्षिक वर्षा फिर बढ़ जाएगी। कहते हैं कि 900 से लगभग 1000 mm के आसपास आ जाती है। 900 से कितनी आ जाती है? 1000 mm। कई बुकों में 800 से 1000 भी लिखा हो, लेकिन एवरेज अपने को इसमें ध्यान रखना है। दिशा कौन सी है? दक्षिणी है। तो इसके और इसके नामकरण में कुछ भी नहीं करना, बस केवल अर्ध शब्द हटाना। फोर्थ ए और फोर्थ बी का नाम में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल अर्ध शब्द हटाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ये अपना किसका नाम आ जाएगा? फोर्थ बी का नाम आ जाएगा। फिफ्थ की अगर बात की जाए तो फिफ्थ के अंदर क्या आता है कि यहां कहा जाता है कि लगभग वही 900 से 1100 mm भी कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह इसको सीधा 1000 से 1100 mm देते हैं, लेकिन एवरेज यही कहा जाता है कि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ की भी 1000 mm के आसपास हम मान के चलते हैं। यहां अगर बात की जाए औसत वार्षिक वर्षा के बाद में, तो यह क्या था? आर्द्र आ गया था। इसको दो शब्द देंगे, एक तो क्या दक्षिण में भी आ गया और पूर्व में भी आ गया, दक्षिण में भी आ गया और पूर्व में भी आ गया। तो पहला शब्द तो इसको क्या आ जाएगा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। लेकिन कई बार इसको क्या करते हैं कि अति शब्द और जोड़ देते हैं, हाइपर ह्यूमिड, अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसीलिए कहीं गलत नहीं करना है, केवल इन तीनों में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। फोर्थ ए अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, और फिफ्थ के अंदर अपने को क्या करना है? अति आर्द्र, या अति शब्द नहीं देगा तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कुछ भी नहीं है इनके क्षेत्रफल में, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी, और लास्ट अपना है फिफ्थ। तो यहां इसका 4.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। इसको 47 लाख हेक्टेयर भी अपन बोल सकते हैं। दूसरे की बात की जाए तो 2.10 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। तीसरे की अगर बात की जाए फर्स्ट सी की, तो इसका 7.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है और सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। सेकंड ए की बात की जाए तो 3.69 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। 3.69 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। इसकी बात की जाए तो 2.7 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। यहां फिर थर्ड ए की बात की जाए तो इसका 2.96 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, जिसके अंतर्गत अपना जयपुर आता है। थर्ड बी की अगर बात की जाए तो यहां थर्ड बी का 3.36 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। यहां फोर्थ ए की अगर बात की जाए तो फोर्थ ए का जो 3 मिलियन हेक्टेयर इसका है, और यहां थर्ड ए के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो 3.36 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। फोर्थ बी 1.72 मिलियन हेक्टेयर, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, और फिर इसका 2.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो ये 10 का क्षेत्रफल रटने की जरूरत नहीं है, रट के हम लोगों को भी याद नहीं होता। इसमें एक डिजिट को आप दिमाग में मॉडिफाई करो, सारी की सारी डिजिट केवल 7.7 मिलियन हेक्टेयर और 1.72 मिलियन हेक्टेयर। इसको एक बार दोबारा से बोलो, 7.7 और 1.7, 7.7 और 1.7, ये तो मिलियन हेक्टेयर में 77 लाख या 17 लाख, तो अपने आप अपने को हो जाएगा कि 17 लाख छोटी है और 77 लाख बड़ी है। इन दोनों यूनिट के बाद में सारी यूनिट 3 के इर्द गिर्द है। कितने के इर्द गिर्द है? 3 के। केवल पहली 4.70 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसका मतलब अपने को एक इजी वे में 10 यूनिट याद करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर कई बार एग्जाम में आए तो क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाए कि ये गलत नहीं हो, इसलिए अपने को ऐसा नहीं कि वहां 5.4 लिखा हुआ है या 5.36 मिलियन लिखा हुआ है उसको टिक कर रहे हैं, तो वो तो अपनी गलती है, क्योंकि कई बार बड़े डेटाज को रटा नहीं जाता है, उनको दिमाग के अंदर सेक्रीफाई किया जाता है कि इनके इर्द गिर्द ये हो सकते हैं, तो इजी वे में अपने को हो जाएंगे, तो इसीलिए कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये कृषि जलवायु खंड से संबंधित, अब इनसे संबंधित संस्थान वगैरह ये नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।